गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने लेनिन के बारे में पढ़ा था, व्लादिमीर लेनिन। ओके, और जिसमें हमने लेनिन अप्रैल थीसिस पढ़ा था और बताया था कि उसकी 3 डिमांड थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेनिन अप्रैल थीसिस के नाम से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमने लेनिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आज का आपका टॉपिक है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यानी कि अक्टूबर 1917 में क्या होता है। हमने फरवरी 1917 रेवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, रसिया में। उसके बाद लेनिन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि उसी ईयर 1917 में ही अक्टूबर में क्या होता है। तो अक्टूबर में क्या है कि रसिया में एक पार्टी हुआ करती है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है बोल्शेविक्स। अब जिस तरह से भारत की हम बात करें, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, एसपी है, आम आदमी पार्टी है, एआईएमआईएम है। बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जो कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं, कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उसी तरह से उस वक्त रसिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि जिसका नाम था बोल्शेविक। अभी हमने पढ़ा था लेनिन के बारे में। तो लेनिन इस बोल्शेविक पार्टी के ही लीडर थे, नेता थे। ठीक है, जो व्लादिमीर लेनिन थे वो बोल्शेविक पार्टी के, जो कि रसिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके लीडर थे। ठीक है, अब फेबररी, हमने लास्ट वीडियो में जाना था, फेबररी 1917 में मोनार्की सिस्टम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। जो जार निकोलस सेकंड है वो उसका जो पद है वो छिन जाता है उससे। उसके बाद वहाँ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है, अंतरिम सरकार बन जाती है, जब तक कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि ये बोल्शेविक लोग ऐसा मानने लगते हैं कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, यानी कि फिर से अब वो तानाशाही की ओर जा रही है। तो क्यों जा रही है? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक को सप्रेस करने का काम करती है, उनको दबाने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि बोल्शेविक्स का जो आइडियाज़ थे वो रेडिकल थिंकिंग थी, उनकी कुछ डिमांड थी जो रेडिकल डिमांड्स थी। ये रेडिकल डिमांड्स क्या हैं? हमने देखो 3 तरह के लोग हैं या आइडियाज़ हैं, वो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो रेडिकल्स की जो डिमांड थी वो क्या थे? ये मार्क्स के आइडियाज़ पर चलते थे, कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर, जिनका मानना था कि सोशलिस्ट थे। ठीक है, जिनका मानना था अगर कोई इंडस्ट्री है, उसका फैक्ट्री ओनर है, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा वर्कर्स की वजह से। ठीक है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की वजह से उनको प्रॉफिट होगा। तो वो जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को सभी वर्कर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये रेडिकल थिंकिंग थी। ठीक है, तो लेनिन भी यही मानता था, और लेनिन के जो विचार थे वो कार्ल मार्क्स से मिलते थे। यानी जो लेनिन है वो मार्क्स के विचार को फॉलो करता था, कार्ल मार्क्स के जो विचार थे उनको फॉलो करता था। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, हमने वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें समझा था कि वो दोनों ही सोशलिस्ट थे। ठीक है, यानी समाजवाद को मानते थे। वो मानते थे कि समाज में अगर जो लोग रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी जो होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी, और इसी थिंकिंग की वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फरवरी 1917 के बाद रसिया में बनी, उस गवर्नमेंट ने बोल्शेविक्स को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन बोल्शेविक्स वहाँ झुके नहीं। बोल्शेविक्स ने क्या किया है? द बोल्शेविक्स एंटर्ड ऑन अलायंस विद द पेट्रोग्राड सोवियत टू ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड सोवियत जो बना था, जो ग्रुप बना था काफ़ी बड़ा रसिया में, उसके साथ संधि कर ली, मिल गया, उसके साथ अलायंस कर लिया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि दे फियर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड बिकम डिक्टेटोरियल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बोल्शेविक्स को लगता था ऐसा, उनको डर था इस बात का कि जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे जब उसके पास पावर आ रही है तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी, तानाशाही की तरफ जाएगी। तो जो मोनार्की सिस्टम ख़त्म किया था, ठीक है, रसिया में, तो गवर्नमेंट भी उसी सिस्टम को फॉलो करने वाली है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इस वजह से वापस से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो उस सिस्टम की तरफ ना चली जाए, मोनार्की सिस्टम की तरफ ना चली जाए, डिक्टेटर ना बन जाए,
इसलिए बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड सोवियत के साथ अलायंस किया एंड उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है यही अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहलाता है। इसमें लास्ट प्रोसेस क्या होता है, द बोल्शेविक्स ऑक्यूपाइड पेट्रोग्राड बाय मिडनाइट एंड बाय दिसंबर दे वर इन कंट्रोल ऑफ द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। सो बोल्शेविक्स ने क्या किया है कि पेट्रोग्राड का जो एरिया था उसको उस पर कब्जा कर लिया, और साथ ही दिसंबर तक, ठीक है, हमने अक्टूबर रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में तो उन्होंने पेट्रोग्राड पर अपना कब्जा कर ही लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन दिसंबर तक पूरा मॉस्को पेट्रोग्राड का जो पूरा एरिया है वो बोल्शेविक्स के कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, अभी आपने यहाँ एक नेम पढ़ रहे हैं पेट्रोग्राड। ये पेट्रोग्राड एक सिटी है, जैसे कि मॉस्को एक सिटी है रसिया में। अब इससे पहले आपने एक नेम पढ़ा होगा अगर आपने मेरी वीडियोस पे ध्यान दिया है, और वो नेम था सेंट पीटर्सबर्ग। ये टॉपिक आएगा जब हमने पढ़ा था कंडीशंस इन रसिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी रशियन रिवॉल्यूशन के समय में जो रसिया में क्या कंडीशंस रही हैं, जब हमने वो पढ़ा था तो हमने जाना था कि रसिया में दो ऐसे बड़े शहर थे जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, और उनका नेम था सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ठीक है, अब रसिया में क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो रसिया और जर्मनी आमने सामने थे, यानी एक दूसरे के दुश्मन थे। तो रसिया में एंटी जर्मन जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी जोर पकड़ रही थी। जो रसिया के लोग थे वो जर्मनी के ख़िलाफ़ हो गए थे उनके। ठीक है, तो जो सेंट पीटर्सबर्ग जो नेम है वो एक्चुअली जर्मन नेम था, तो उस सेंट पीटर्सबर्ग के नेम को ही चेंज करके क्या कर दिया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेट्रोग्राड कर दिया गया। ठीक है, तो ये पेट्रोग्राड कुछ नया शहर नहीं है, ये वही शहर है जिसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था। ठीक है, तो ये मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया बोल्शेविक के कंट्रोल में आ जाता है आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये पूरा प्रोसेस अक्टूबर रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, आप यहाँ तक हमने पढ़ा। नाउ वाइल द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ द मोनार्की इन रसिया, अक्टूबर रेवोल्यूशन लेड टू एन एंड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा ये लास्ट वीडियो में कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद रसिया में मोनार्की सिस्टम खत्म होता है, एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रसिया में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो भी एंड हो जाती है। नाउ रसिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। सो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रसिया को एक सोशलिस्ट कंट्री के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक समाजवादी देश की तरह से रसिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है। नाउ चेंजेस इन रसिया आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रसिया में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंज था बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके लीडर लेनिन थे, उसका नेम चेंज कर दिया जाता है और उसका नेम रख दिया जाता है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। पहला चेंजेस। इसके बाद सेकंड चेंज है, आफ्टर द बोल्शेविक्स held power in Russia, land was declared as a social property and peasants were allowed to capture the lands of the nobility. Most of the industries and the banks were nationalized by 1917. तो जैसा हमने लेनिन की अप्रैल थीसिस में पढ़ा था कि उसकी 3 डिमांड थी। पहला था वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा था लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे देना चाहिए, एंड तीसरा था बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। तो उसकी जो तीनों डिमांड थी अप्रैल थीसिस की, वो तीनों ही अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जब बोल्शेविक्स पावर में आए, ठीक है, जब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है तो वो तीनों डिमांड फुलफिल हो जाती हैं। लैंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है सोशल प्रॉपर्टी, यानी अब सोसाइटी का उसका हक है लैंड पे, कोई प्राइवेट लोगों का हक नहीं होगा। और इसीलिए पीजेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि वो नोबल्स जो हैं उनके लैंड पे कब्जा कर सकते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो बैंक्स हैं, उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है 1917 तक। एंड इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज आता है, इन सिटीज़ लार्ज हाउसेस वर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्वार्टर्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। क्योंकि हमने पढ़ा रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब क्या हो रहा है कि जो शहरों में जो बड़े बड़े घर थे उनको छोटे छोटे क्वार्टर्स में बांट दिया गया अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द फैमिली, फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पहले क्या था, एक बहुत बड़ा घर है उसमें 2 ही लोग रह रहे हैं, फैमिली में 2 ही लोग हैं, यानी कि
बहुत ही बड़ा घर है जिसमें 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन रह कितने रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया गया सेवरल क्वार्टर्स में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना फैमिली का साइज़ है उसके हिसाब से रह सकते हैं। हो सकता था पहले छोटा सा घर था उसमें 20 लोग रह रहे हैं, तो हमने क्या किया, अब वो पूरे जितने भी घर थे बड़े शहरों में उनको इस तरह से डिवाइड कर दिया गया कि एक फैमिली के साइज़ के हिसाब से, ठीक है, वो लोग उनको रह रहे हैं, क्योंकि ये सोशल प्रॉपर्टी हो गई थी, अब किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रही, ठीक है। लेटर द बोल्शेविक्स कंडक्टेड इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी वोट्स, लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। लेकिन बाद में क्या होता है, बोल्शेविक्स जो हैं वो इलेक्शंस कराते हैं, चुनाव कराते हैं, ठीक है, संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेकिन उनको यानी बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाते हैं, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी वोट्स। और जब ऐसा होता है तो लेनिन जो है वो असेंबली को डिसमिस कर देते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी इन रशिया विच कुड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। लेकिन जब हम बोल्शेविक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ही उस प्रोविजनल गवर्नमेंट को पेट्रोग्रेड सोवियत के साथ मिलकर उखाड़ फेंका था, तो बोल्शेविक्स उस वक्त रशिया की एक सबसे बड़ी पार्टी थी। बाकी पार्टियां छोटी मोटी पार्टी थी, एक नेशनल पार्टी के तौर पर बोल्शेविक ही सबसे बड़ी पार्टी थी, और क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी तो वो एक इकलौती पार्टी बन के रह जाती है जो कि पूरे देश में, रसिया में एक साथ इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती है। जब ऐसा होता है तो रसिया एक वन पार्टी स्टेट बन के रह जाता है, यानी कि भले ही बोल्शेविक्स को वोट ना मिले हों, ठीक है, लेकिन और दूसरी पार्टी नहीं है जो उसके टक्कर में हो या फिर उसके ऐसी बड़ी पार्टी हो। जब ऐसा होता है तो रसिया एक वन पार्टी स्टेट हो जाता है, यानी कि बोल्शेविक्स का रसिया पे एक तरह से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, यानी कि उन्हीं का रूल चलता है, किसका, बोल्शेविक्स का। उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का रसिया में रूल रहता है, और जब रूल रहता है तो क्या होता है, पुलिस भी उन्हीं के अंडर में रहती है। तो द पुलिस सेंटेंस्ड एंड पनिश दोज पीपल हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी लोग अगर बोल्शेविक यानी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो पुलिस क्या करती है, उनको जेल में डाल देती है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ ये भी जा रहे होते। वाइल ऑन वन हैंड मैनी पीपल सपोर्टेड द बोल्शेविक्स एज दे स्टूड फॉर सोशलिज्म, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे, यानी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक्स जो थी वो सोशलिज्म के साथ डटकर खड़े हुए थे। वो समाजवादी थे, ठीक है, उन्होंने जो पूरा लैंड था उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, उन्होंने हाउसेस को भी लोगों के लिए बांट दिया गया था, छोटे छोटे क्वार्टर्स में, सेवरल क्वार्टर्स में अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द फैमिली बांट दिया गया था। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे। ऑन दी अदर हैंड पीपल वर आल्सो डिसइल्यूजन्ड विद द पार्टी बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय देम। लेकिन दूसरी तरफ फिर भी कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जो कि डिसइल्यूजन्ड कर दिए गए थे पार्टी द्वारा, क्योंकि पार्टी जो है बाद में सेंसरशिप इम्पोज कर दे रही थी। ये डिसइल्यूजन का मतलब होता है कि पहले तो लोगों को लगा कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो काफ़ी अच्छी पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, वो फ्रीडम जो है वो अलाउ करेगी लोगों को, ठीक है। तो इस धोखे में, डिसइल्यूजन मीन्स लोग इस धोखे में आ जाते हैं, उसको अच्छी पार्टी समझने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो बोल्शेविक पार्टी है वो भी हमें धोखा दे रही है, ये डिसइल्यूजन है, धोखा दिया है इस पार्टी ने, ठीक है। तो लोग उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लोगों को लगा, क्योंकि धीरे धीरे उसने क्या किया, सेंसरशिप इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। यानी सोशलिस्ट तो थे वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी सभी को मिले, लेकिन वो अपनी मर्जी लोगों पे थोपना चाहते थे, लोगों को फ्रीडम उन्होंने नहीं दी थी। कोई भी लोग बोल्शेविक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि बोल्शेविक अच्छे नहीं हैं तब भी आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते, ये सेंसरशिप थी। टीवी न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में
कुछ भी बोल्शेविक्स के खिलाफ नहीं छापा जा सकता था। ठीक है, तो जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर्स में छपती थी पहले वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स देखते थे। ठीक है, और कोई भी अगर ऐसा आर्टिकल है जो उनके खिलाफ है तो उसको हटा दिया जाता था। ये सेंसरशिप होती है। ठीक, लोगों को आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, तो इस वजह से लोगों को लगने लगा कि नहीं, बोल्शेविक पार्टी जिसको हम बहुत अच्छा समझ रहे थे वो भी अच्छी नहीं है, उसने धोखा दिया है। तो ये हमने पढ़ा चेंजेस इन रसिया आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, क्या क्या चेंजेस रसिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हमने इसके टॉपिक्स पार्ट 1 में ही मैंने बता दिया था कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।